ये एनिमे शुरू होता है एक ऐसे बच्चे से जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। उसका नाम युगिरी है। असल में वो काफी पावरफुल है, लेकिन कोई भी उसकी पावर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। वो एक ऐसी जगह पर इस वक्त मौजूद है जहाँ गोलियां चल रही हैं और हर तरफ लाशें बिखरी हैं। मतलब वो अपनी केयर टेकर उसाको को ढूंढ रहा था। सामने दरवाजा खुलता है तो एक औरत उसाको को गन पॉइंट पर पकड़ के खड़ी थी। उसाको उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो औरत उसाको को अपना मुंह बंद रखने को बोलती है, लेकिन तभी उस औरत को कुछ अजीब महसूस होता है और वो नीचे गिर जाती है। उसाको समझ नहीं पाती कि आखिर उस औरत को अचानक से क्या हो गया। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि युगिरी आगे बढ़ के उसाको को गले लगा लेता है। इसके बाद सीन डायरेक्ट एल्डर युगिरी पे आ जाता है। अब युगिरी एक बस में बैठा सो रहा है। उसकी क्लास फेलो कमोजिका उसे नींद से उठाती है। दरअसल वो अपनी क्लास ट्रिप पे जा रहे थे और इसी सफर में एल्डर युगिरी सो गया था। कमोजिका उसे उठाती है और कहती है कि अपने इर्द गिर्द देखो तो ये क्या हो रहा है। और जैसे ही अपने आस पास देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर अपनी नोकीली दुम उसकी क्लास फेलोज की बॉडीज में घुसा के उन्हें मार रहा है। ये सब देख के युगिरी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही बस के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर एक ड्रैगन मॉन्स्टर है जिसने बस के दरवाजे से अपनी दुम को बस के अंदर घुसा के सभी स्टूडेंट्स को मारा है। अब युगिरी उसकी दुम पे जमीन पे पड़ा एक माइक उठा के मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपनी दुम बाहर निकाल लेता है और आसमान पे जाके उड़ने लगता है। लेकिन अगले ही लम्हे वो नीचे आ रहा था और उसके मुंह से आग निकल रही थी। युगिरी समझ जाता है कि वो अपने मुंह से निकलने वाली आग के जरिए उनकी बस को जलाकर उन्हें मार देगा। ये सब देख के तो टोमोजिका भी काफी डर जाती है। युगिरी ये सब देख के अपनी ताकत को एक्टिवेट करता है और एक स्पेल बोलता है, जिससे वो मॉन्स्टर अचानक से जमीन पे गिर के मर जाता है। युगिरी टोमोजिका को बताता है कि अब हम महफूज हैं। तो टोमोजिका उससे पूछती है कि आसर ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। युगिरी उससे कहता है पहले तुम मुझे बताओ, फिर जब मैं सोया हुआ था तो बस में ऐसा क्या हुआ था। टोमोजिका उससे बताती है कि हमारी बस रात को एक टनल से गुजर रही थी, लेकिन टनल से बाहर निकलते ही हम एक नई दुनिया में आ गए जहाँ पर अचानक से सुबह हो गई थी। वहाँ पर एक लड़की हमारी बस में आ गई। उसने अपना नाम सियान बताया। उसके ग्रैंडफादर एक सेज थे। बस में मौजूद हमारे टीचर ने सियान को ये सब करने से मना किया, जिस पर उसने अपने मैजिक से टीचर को वहीं पर मार दिया। इसके बाद उसने सभी पे एक स्पेल पड़ा, जिससे 4 बच्चों के अलावा सभी स्टूडेंट्स ग्लो करने लगे। उसने बताया कि उसने बैटल सॉन्ग नाम का एक सिस्टम ग्लो करने वाले बच्चों में इंस्टॉल कर दिया है, जिसे इस दुनिया में गिफ्ट कहा जाता है। ग्लो करने वाले बच्चों को उनके लाइसेंस का लोगो दिखेगा और एक ही घंटे में उनका मिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मिशन को कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा सेज बन पाएगा, और वो बच्चे जो अच्छे से नहीं सेज बन सकते उन्हें जानवरों का खाना बना दिया जाएगा। इसके बाद सियान वहां से चली जाती है और सभी बच्चों की स्क्रीन पर उनका पहला मिशन शो होता है। दरअसल वो सभी बच्चे एक जादुई दुनिया में आ गए थे और सियान एक जादूगरनी थी। उसने अपना जादू उन सभी बच्चों के अंदर भी इंस्टॉल कर दिया था और अब उन सभी बच्चों को एक एक मिशन भी दे दिया गया था, जिसका मकसद एक अच्छे सेज यानी जादूगर को चुनना था। अब उनका पहला मिशन यही था कि उन्हें उस मॉन्स्टर ड्रैगन से बचना था। यजुकी नाम का एक बच्चा उनका लीडर बन जाता है और वो सभी से एक पेज पर अपनी अपनी अच्छाइयां और बुराइयां लिखने को बोलता है। कामुजिका नोट करती है कि उसे मिलाकर 4 बच्चे इस बस में ऐसे हैं जो ग्लो नहीं कर रहे। यजाकी बस से सभी बच्चों को बाहर निकाल रहा था और उसने उन 4 बच्चों को बस में ही रुकने को बोला था, क्योंकि वो बाकी सभी बच्चों की तरह ग्लो नहीं कर रहे थे, जिसमें टोमोजिका, युगिरी और 2 स्टूडेंट्स और शामिल थे। यजुकी अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करके जो उसे सयान ने दी थी, बस की 2 सीटों को तोड़ के आधे कर देता है ताकि वो चारों वहां से बाहर ना निकल सके। दरअसल गिफ्ट का मतलब उनकी मैजिक पावर था, जो सियान ने हर स्टूडेंट को अलहदा अलहदा दी थी। अब वो अपने साथ मौजूद एक और लड़की को उसकी गिफ्ट को यूज करने को बोलता है। उस लड़की का गिफ्ट अट्रैक्शन पैदा करना था। उस अट्रैक्शन की वजह से एक मॉन्स्टर उनकी बस की तरफ आ जाता है। यजुकी बाहर निकलकर बस का दरवाजा बंद कर देता है और उन चारों को अंदर ही छोड़ देता है। अब उस मॉन्स्टर को देख के वो सभी परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बस का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर अपनी दुम को बस के अंदर घुसाकर वहां से एक लड़की को उठा लेता है। अब टोमोजिका से ये सभी कहानी सुनने के बाद युगिरी समझ गया था कि आखिर क्या हुआ है। टोमोजिका उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि इस ड्रैगन को तुमने मारा है, जिस पर युगिरी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल उसने झूठ बोला था, क्योंकि हमने देखा था तो योगिरी ने ही एक मैजिक स्पेल बोलकर उस ड्रैगन को अचानक से मार दिया था। इसके बाद वो दोनों बस से बाहर आ जाते हैं। टोमोजिका आसमान की तरफ पॉइंट करती है, क्योंकि वहां पर उन्हीं के 3 क्लासमेट्स हवा में उड़ रहे थे और ये वही क्लासमेट्स थे जो उन्हें छोड़ के वहां से चले गए थे। युगिरी टोमोजिका की साइड रेंज यानी उसकी देखने की ताकत से बहुत मुतासिर होता है, क्योंकि उसने इतनी दूर से उन्हें देख लिया था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि वो हमें अकेला छोड़कर गए थे, जिस पर टोमोजिका उसे शांत रहने को बोलती
देती है। दूसरी तरफ वो तीनों लड़के टॉमोजिका को जिंदा देख के हैरान थे, क्योंकि वो टॉमोजिका की बॉडी को ज़ोंबी बनाना चाहते थे। टॉमोजिका इस सब देख के डर जाती है। तभी एक लड़का एक स्पेल पढ़ के टॉमोजिका पे आग फेंकता है, जिससे टॉमोजिका बहुत मुश्किल से बच पाती है। इस सब देखते हुए योगिरी को गुस्सा आता है और वो आग फेंकने वाले लड़के को अपने एक इशारे से उसी वक्त मार देता है, क्योंकि वो तीनों टॉमोजिका के साथ कुछ बुरा करना चाहते थे। अब वो इस तरह अपने दोस्त को अचानक से मरा हुआ देख के हैरान होते हैं। योगिरी उन्हें हिलने से मना करता है, लेकिन उनमें से एक दोस्त अपने मरे हुए दोस्त की बॉडी के पास बैठ के रोने लगता है, जिस पर योगिरी उसे भी मरने को बोल देता है। अब एक आखिरी दोस्त जिसका नाम सैक्सू था जिंदा बच जाता है। योगिरी उसे भी अपनी जगह पे खड़े रहने को बोलता है। फैट्सू उसकी बात मानते हुए अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी योगिरी उसे ये देखने को कहता है कि उसके दोस्त जिंदा हैं या मर गए, जिससे फैट्सू अपने दोस्तों को चेक करता है और अपना गिफ्ट यूज करने का सोचता है। दरअसल उसका गिफ्ट ये था कि वो किसी को भी सही कर सकता था, लेकिन अपना गिफ्ट यूज करने के बावजूद वो अपने दोस्तों को जिंदा नहीं कर पाता। फैट्सू उसे कहता है कि तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। योगिरी कहता है कि अगर मुझ पे ये अटैक ना करते तो मैं ऐसा ना करता। यहाँ तक योगिरी अपनी एबिलिटी यानी गिफ्ट का नाम बताता है। उसकी गिफ्ट का नाम इंस्टेंट डेथ ऑफ एनीथिंग था, यानी को सिर्फ सोचने से ही किसी को भी मार सकता था। इस सब सुन के फैट्सू हैरान था। फैट्सू ने मान लिया था कि वो योगिरी से हार गया है, मगर अब वो योगिरी पे अटैक करने का सोच रहा था, जिस पर योगिरी उसे ऐसा सोचने से मना करता है। उसे बताता है कि मैं ये भी जान सकता हूँ कि कौन मुझे मारना चाहता है, यानी मैं अगले के अटैक करने से पहले ही उसके इरादे को जान सकता हूँ, और अगर मैं अपनी ये दोनों एबिलिटीज मिला लूँ तो ये और भी बुरा हो जाता है। इसका मतलब था तो उसे ये भी पता लगाने की जरूरत नहीं कि कौन उसे मारना चाहता है और कौन नहीं। वो खुद ही सिर्फ सोच के किसी भी शख्स को मार सकता है। तब वो फैट्सू को मारने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ पर फैट्सू अपने पास से एक कॉलर निकालता है और ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे ना मारो तो मैं तुम लोगों का स्लेव बन के रह सकता हूँ। दोस्तों योगिरी उसे पास ही एक जंगल में जाने को बोलता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी गिफ्ट आइटम्स हैं उन्हें तुम्हें यहीं पे छोड़ना होगा, और अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो फिर अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। टॉमोजिका योगिरी से पूछती है कि क्या यह सब करना ठीक होगा, जिस पर योगिरी उसे कहता है कि वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। मेरा ख्याल है कि उसके साथ यही होना चाहिए। टॉमोजिका योगिरी से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी, जिस पर योगिरी उसे कहता है कि मैं खुद को बचाना जानता हूँ। टॉमोजिका योगिरी पास ही अब एक शहर में चले जाते हैं। वहाँ पर एक फॉक्स गर्ल जिसका नाम मायरी था उनके पास आती है, क्योंकि उसे लगा था कि वो सेज बनने के लिए आए हैं। वो उन्हें ऑफर करती है कि वो उन्हें शहर दिखा सकती है। अब शहर देखते देखते टॉमोजिका ने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली थी और वो शर्मिंदा थी कि उसने मायरियो का इतना टाइम दिया, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। लेकिन मायरियो का तो कोई और ही प्लान था। दरअसल मायरियो वहां पर अपनी टीम को बुला लेती है और वो सभी योगिरी को बताते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है वो हमें दे दो, जिस पर टॉमोजिका परेशान हो जाती है और सोचती है कि मायरियो ने उन्हें धोखा दिया है। और योगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और मायरियो के चंद साथियों की मौत के बारे में सोच के उन्हें वहीं मार देता है। यह कहकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोबारा से उसके कुछ और साथियों को भी ऐसे ही मार देता है। टॉमोजिका को लगता है कि योगिरी उनके साथ काफी ज्यादा सख्ती कर रहा है, जिस पर योगिरी मायरियो के एक साथी की आंखों के मरने को सोचता है, जिससे उस मेंबर की आंखें चली जाती हैं। अब योगिरी को लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पूरी तरह से मार देना चाहिए। ये सब देखकर मायरी उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मेरा छोटा भाई इधर में मेरा इंतजार कर रहा है। योगिरी उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की चीजें चोरी करो। अब मायरियो का आखिरी बच जाने वाला साथी योगिरी और टॉमोजिका से माफी मांगने लगता है, जिस पर योगिरी अपनी फिंगर पॉइंट करके उन्हें भी मारने को ऑर्डर कर देता है, मगर वो दोनों वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिस पर टॉमोजिका योगिरी से पूछती है ये क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया, जिस पर योगिरी बताता है कि मैंने उन्हें बाद की मौत दी है, यानी वो अभी नहीं मगर थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। और ऐसा ही होता है। थोड़ा दूर जाने पे ही वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। अब योगिरी और टॉमोजिका वहां से जाने लगते हैं, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन्हें रोक लेती है और उनसे उन सभी की मौत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर योगिरी झूठ बोलता है और कहता है कि हम रास्ता भूल गए हैं और जब हमने देखा तो ये यहाँ पर पहले से ही मरे हुए थे। लेकिन पुलिस उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करती। तभी एक और पुलिसमैन अपने गिफ्ट का यूज करके ये पता चला लेता है कि योगिरी और टॉमोजिका के पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, यानी ये मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पुलिसमैन योगिरी से माफी मांगता है कि उन्होंने बिला वजह ही इन पे शक किया। योगिरी उनसे मदद मांगता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम रात गुजार सके। अब वो दोनों एक बहुत बड़े मेंशन नुमा होटल में चले जाते हैं। वहाँ पे रात को टॉमोजिका को अपनी फैमिली का भूत नजर आता है। वो भूत अपना नाम मोकोमो बताती है और कहती है कि मैं सिचुएशन में तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन मुझे डर है कि योगिरी मुझे मार देगा। मोकोमो टॉमोजिका को बताती है कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट ना होने की वजह भी ये है कि आज तक मैं तुम्हारी हिफाजत करती आई हूँ। इस वक्त टॉमोजिका को गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके
पास गिफ्ट हो। वो कोमो से बताती है कि वो लोग जिनके पास गिफ्ट होते हैं उन्हें सियान कंट्रोल कर सकती है। मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की तलाश में थी जिसे सियान कंट्रोल ना कर सके और मैं उसे अपने स्कूल में पढ़ाकर अपनी एबिलिटीज उसे दे सकूं। कामोजिका उसे बताना भूल जाती है कि वो वापस असल दुनिया में जाना चाहती है, मगर अभी उसका युगिरी के अलावा कोई भी दोस्त नहीं। अब अगली सुबह युगिरी और टोमोजिका ट्रेन में कहीं जा रहे थे। तभी टोमोजिका युगिरी से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी फैमिली का भूत नजर आ रहा है। युगिरी उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक से युगिरी टोमोजिका पे झुक जाता है। जब टोमोजिका देखती है तो उसे पता चलता है कि युगिरी ने उसे अभी अभी होने वाले हादसे से बचाया है। दरअसल ट्रेन की छत टूट चुकी थी। बाहर देखने से पता चलता है कि एक सेज और रोबोट आपस में लड़ रहे हैं। वो सेज मुसलसल रोबोट पे हमला कर रहा है, जिससे रोबोट को गुस्सा आ रहा है और वो भी जवाब में सेज पे हमला कर रहा है। टोमोजिका युगिरी को याद कराती है कि हमने यहाँ से निकलना है, इसलिए क्या तुम इन दोनों को मार सकते हो। जिस पर युगिरी उसे बताता है कि मैं अपना गिफ्ट हर किसी पे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। टोमोजिका उससे माफी मांगती है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल उस सेज ने वहाँ मौजूद सभी लोगों पे भी एक अटैक किया था, लेकिन अचानक से रोबोट के आगे आने से वो सभी उस अटैक से बच गए थे। इस सब देख के सेज को गुस्सा आता है और वो वहां मौजूद सभी लोगों पे आइस अटैक करके उन सभी को फ्रीज कर देता है। युगिरी किसी तरह खुद को और टोमोजिका को बचा लेता है। वो सेज को ये सब करने से मना करता है, जिस पर सेज को युगिरी पे गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भला कहने लगता है और अपनी बात मानने को बोलता है, जिस पर युगिरी अपने गिफ्ट का यूज करके उस सेज को वहीं पे मार देता है। टोमोजिका युगिरी से सेज के मरने की वजह पूछती है, जिस पर युगिरी उसे बताता है कि उसे उसके किए की सजा मिली है। इसके बाद रोबोट युगिरी के पास आकर उसे बताता है कि वो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता था। ऐसा लगता है कि वो रोबोट युगिरी से डर गया था और इसीलिए वो युगिरी से बात कर रहा था। रोबोट युगिरी को हेल्प ऑफर करता है। युगिरी उससे पूछता है कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम अपनी दुनिया में वापस जा सके। रोबोट उसे बताता है कि कैसा तरीका है जिससे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, लेकिन तुम जैसे ताकतवर और खतरनाक इंसान को किसी की मदद की क्या जरूरत है। रोबोट ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि युगिरी ने उसे उसके साथ वहाँ जाने को बोला था जहाँ से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। रोबोट उसे बताता है कि वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दूसरी तरफ उस सेज की बॉडी उसके साथियों को मिल जाती है। अब सेज सियान, जो कि एक क्वीन भी थी, अपनी एक और साथी क्वीन लेन के साथ बैठ के उस मरने वाले सेज के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उस मरने वाले सेज के पास इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस की एबिलिटी थी, जो कि युगिरी की एबिलिटी के ऑपोजिट थी। इसका मतलब ये था फिर इस तरह युगिरी सिर्फ सोच के किसी की भी जान ले सकता था, बिल्कुल उसी तरह उस सेज के पास युगिरी की उस एबिलिटी को रोकने की ताकत थी। मगर ये सब देख के क्वीन लेन युगिरी से काफी ज्यादा मुतासिर होती है और वो क्वीन सियान के जाने के बाद अपने असिस्टेंट मासूकी को शहर जाने को बोलती है ताकि वो युगिरी और टोमोजिका को ढूंढ के ला सके। दूसरी तरफ युगिरी और टोमोजिका उस सेज को मारने के बाद एक जंगल में रात गुजारते हैं। सुबह होने पर उन्हें एक शहर नजर आता है जो बिल्कुल जापान की तरह दिखता था। युगिरी टोमोजिका से उसके कपड़ों के बारे में पूछता है, क्योंकि टोमोजिका की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। टोमोजिका उसे बताती है कि इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये तो नॉर्मल है। अब ये बात करते हुए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अब तक सभी को तो युगिरी ही मार रहा था। मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि टोमोजिका ने भी उस जंगल में रात गुजारते हुए बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मारा था। टोमोजिका युगिरी से पूछती है कि क्या तुम थके हुए हो, जिस पर युगिरी उसे बताता है कि मेरी इस पावर की कोई भी लिमिट नहीं है और मैं जितना चाहूँ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद वो शहर में दाखिल हो जाते हैं। मोमो को नोटिस करती है कि वहाँ दीवारें नहीं है बल्कि बैरिकेड्स लगे हुए हैं। अब उन्हें वहाँ पे एक होटल नजर आता है। अंदर जाने पे उन्हें उनका क्लास फेलो यूकी मिलता है। वो टोमोजिका और युगिरी को वेलकम करता है और अपने पास खड़ी लड़कियों से भी मिलवाता है जो असल में उसकी बॉडीगार्ड्स थी। उनमें से एक लड़की एरिका टोमोजिका को पसंद नहीं करती और टोटल 5 लड़कियां थीं, जिसमें हम एरिका का नाम तो जान चुके हैं और बाकी 4 में स्टिफनी, चेल्सी, यूफीमिया और रीजा शामिल थी। वो 5 टोमोजिका को यूकी से दूर रहने को बोलती हैं। टोमोजिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। युगिरी टोमोजिका से पूछता है कि क्या ये उन्हीं बच्चों में से एक है जिन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसके गिफ्ट का तो नहीं पता, लेकिन देखने में वो काफी स्ट्रांग लग रहा है। टोमोजिका युगिरी को बताती है कि ये शुरू से ही ठरकी है और लड़कियों में रहना पसंद करता है। युगिरी को ये सब देख के काफी मजा आता है। अब यूकी टोमोजिका को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है। ये सब सुन के टोमोजिका हैरान होती है। यूकी उसे ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम युगिरी को भी फ्रेंड रख सकती हो। अब ये सब सुन के युगिरी को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसे इस कूड़े जैसे दिमाग वाले बंदे को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, यानी मार देना चाहिए। टोमोजिका यूकी से पूछती है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, मैं अभी तुम्हारे लेवल से बहुत नीचे हूँ। दरअसल यूकी डोमिनेटर क्लास से ताल्लुक रखता था, जिसका मतलब था कि वो अपने से वीक सभी लोगों को डोमिनेट
मेड कर सकता है। यूकी उन्हें बताता है कि उसने अपनी क्लास को छोड़ दिया है क्योंकि वो सेज बनने की ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता। वो टोमोजिका को बताता है कि मिशन के कंप्लीट होने के बाद एक पार्टी रखी गई थी जिसमें हर कोई एंजॉय कर रहा था, मगर वो खुद साइड पे बैठा था। तभी उसके पास फॉर आइस नाम का एक स्टूडेंट आता है जो कंसल्टेंट क्लास से ताल्लुक रखता था। वो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। यूकी उसे बताता है कि वो मजीद ये ट्रेनिंग जारी नहीं रखना चाहता, जिस पर फॉर आइस उसे कहता है कि अगर तुम ये ट्रेनिंग जारी नहीं रखोगे तो तुम्हें लाइफ स्टॉप बना दिया जाएगा, यानी तुम्हें जानवरों को खिला दिया जाएगा और उससे इस दुनिया की मैजिकल पावर बढ़ेगी। लेकिन एक हल है, अगर तुम अपने लिए लेवल 1 के सर्वेंट्स रख लो और फिर तुम्हारे लिए वो सर्वेंट्स जितना ज्यादा लड़ेंगे तो तुम्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और ओपोनेंट को हराने पर वो ओपोनेंट भी तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा। यूकी उससे पूछता है कि मुझे ये सारी मालूमात कौन देगा, जिससे फॉर आइस उसे हेल्प ऑफर करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सारी मालूमात ले सकता हूँ। यूकी हैरान था कि आखिर वो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर फॉर आइस उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई सेज बनने का मौका पाए। अब प्रेजेंट में ये कहानी सुनने के बाद यूगिरी से पूछता है तो इसका मतलब था कि तुम्हारे सर्वेंट्स जितने ज्यादा होंगे तुम्हारा लेवल उतना ही बढ़ेगा, जिस पर यूकी हाँ कहता है और टोमोजिका को दोबारा से अपनी लवर बनने की ऑफर करता है, जिस पर टोमोजिका इनकार कर देती है। यूकी उसे कुछ वक्त लेकर सोचने का बोल के वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद टोमोजिका उसे बुरा भला कहती है, जिस पर यूगिरी खुद में और यूकी में टोमोजिका को यूकी को चुनने को बोलता है। टोमोजिका को लगता है कि यूगिरी ये सब उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहा है। इसके बाद अब होटल में यूगिरी अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था। टोमोजिका अपने रूम में सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ से कब जाएंगे। कोकोमो से कहती है कि तुम्हें यूगिरी के रूम में जाके उससे खाना चाहिए और इसके बाद तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। टोमोजिका उसे बताती है कि यूगिरी को सोए हुए 3 दिन हो गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जगाना चाहिए। लेकिन मोकोमो डर के मारे ऐसा नहीं करती। इतनी यूगिरी उठ के उसे मार ही ना डाले। टोमोजिका चाहती थी कि वो यहाँ से निकले और बाहर जाए, लेकिन यूगिरी के मुसलसल सोने की वजह से वो अंदर बैठे बैठे बोर हो रही थी। तभी खिड़की से बाहर एक जगह देखते हुए उसे पता चलता है कि शहर में कोई आर्मी आ गई है, क्योंकि वहां धुआं ही धुआं था। दरअसल क्वीन लेन ने अपने जिस असिस्टेंट को यूगिरी और टोमोजिका को लेने के लिए भेजा था, यह आर्मी उसी की थी। दरअसल वो ज़ॉम्बीज की आर्मी थी और वो जिस को भी मारेंगे वो सब भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। मोकोमो बताती है कि मुझे मौत की बू आ रही है। टोमोजिका ये देख के काफी हैरान थी कि आखिर ये कैसी दुनिया है, यहाँ पर भी इंसानों को उतनी ही बेदर्दी से मारा जाता है जितना असल दुनिया में। मोकोमो टोमोजिका को बाहर चलने को बोलती है, मतलब टोमोजिका बाहर नहीं जाना चाहती थी। मोकोमो से समझाती है कि इस तरह अंदर रहना ठीक नहीं है, जबकि बाहर लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। टोमोजिका मोकोमो को कहती है कि हम ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, मुझे यूगिरी को जगाना चाहिए। मोकोमो उसे यूगिरी को जगाने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें खुद स्ट्रांग बनना होगा और अपनी ताकत को इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ यूगिरी जो ड्रीम देख रहा था कि वो कैसे सुबह उठते ही अपने डॉग के फेस को सबसे पहले देखता था और फिर साको से नाश्ते के लिए बुलाती थी, मतलब फोन की घंटी बजने पे वो उठ जाता है। वो अपने कमरे से जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं। दरअसल वहां पर यूकी की एक मेड मौजूद थी जो कि किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन यूगिरी को पता चल गया था कि वो यहाँ टोमोजिका को मारने के लिए आई है। यूगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस लड़की को मार देता है। इसके बाद वो टोमोजिका के रूम में जाता है और उसे बताता है कि किस तरह बाहर कोई उसे मारने के लिए मौजूद था। टोमोजिका ये सुन के हैरान थी कि आखिर वो मेड उसे क्यों मारना चाहती थी। तभी यूगिरी होटल के मैनेजर को फोन करके बता देता है कि बाहर कोई मरा पड़ा है। दूसरी तरफ यूकी को अपनी मेड के गायब होने का सिग्नल मिल गया था। दरअसल उस वक्त वो एक तय खाने में था, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जो कि वहां छुपा बैठा था यूकी पे हमला कर देता है। यूकी अपने बैरियर को इस्तेमाल करके खुद को उस मॉन्स्टर के हमले से बचा लेता है, पर वो मॉन्स्टर उस पर मुसलसल अटैक किए जा रहा था। इसी कारण यूकी अपने बैरियर से उसकी बाजू को जला देता है। ये सब देख के उसकी मेड काफी खुश होती है। अब यूकी अपनी एबिलिटी को यूज करके उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है। खुद को कैद देकर वो मॉन्स्टर उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका सर्वेंट बन जाता है। अब ये देखते हुए यूकी की वही मेड जो उसकी तारीफ कर रही थी, मॉन्स्टर की बॉडी के पार्ट्स को ठीक कर देती है। यूकी उस मॉन्स्टर से पूछता है कि इस तय खाने के कितने फ्लोर्स हैं, जिस पे उसे पता चलता है कि उस तय खाने के 150 फ्लोर्स हैं। यूकी उस मॉन्स्टर को सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जाके उसके लिए और सर्वेंट्स लाने को बोलता है, जिस पर वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। और यूकी सोचता है कि आखिर उसकी वो मेड कहाँ चली गई, जिस पर यूफीमिया उससे बताती है कि यकीनन वो होटल में होगी। यूकी अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करके पता चला लेता है कि उसकी मेड एरिका मर चुकी है और उस पर किसी ने पीछे से अटैक किया था, लेकिन वो ये नहीं पता चला पाते कि आखिर उसे किसने मारा था। यूफीमिया का ख्याल था कि वो वहां पर या तो टोमोजिका को यूकी के लिए लाने गई थी या फिर टोमोजिका से जेलस होकर उसे मारने के लिए। ये सब सुनकर यूकी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोमोजिका को कोई मारे। अब यूकी अपने बाकी सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है कि वो टोमोजिका पे नजर रखें ताकि वो होटल से भाग न सके। अब दूसरी तरफ यूगिरी और टोमोजिका को पता चल गया था कि ये यूकी की मेड एरिका है। यूगिरी को ये सब सही नहीं लगता। अब टोमोजिका को यहाँ से चलने को बोलता है, लेकिन टोमोजिका इस सब को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो यूगिरी को बताती है कि अब मुझे इस सब की आदत हो गई है। इसके बाद यूगिरी और टोमोजिका वहां से भाग के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर यूकी की सर्वेंट
वीजा आ जाती है और उन्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बर्फ की दीवार के पीछे बंद कर देती है। मने योगिरी बहुत आसानी से सिर्फ एक पंच मार के उस बर्फ की दीवार को तोड़ देता है। ये देखकर वीजा और तामोजी का हैरान थी कि आखिर योगिरी ने इतनी आसानी से उस बर्फ की दीवार को कैसे तोड़ लिया। मगर योगिरी के लिए तो ये सिर्फ इतना ही आसान था कि उसे बस सोचना होता है और उसका टारगेट खुद ब खुद मर जाता है। यह देखते हुए रीजा को गुस्सा आता है और वो दोबारा से अपना स्टाइल बोलने लगती है, लेकिन युगिरी उसकी मैजिक वॉन्ड को भी तोड़ देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस वॉन्ड के बगैर कोई मैजिक कर सकती हो, जिस पर रीजा उसे बताती है कि उसके पास इसके अलावा और भी मैजिक वॉन्ड्स हैं। युगिरी उससे वो मैजिक वॉन्ड उसे देने को बोलता है और पूछता है कि तुम्हारी बाकी साथी किधर हैं, जिस पर रीजा उसे बताती है कि उन्हें भी टोमोजिका को लाने का ऑर्डर दिया गया है। अब तभी अचानक से ऊपर से एक और लड़की टोमोजिका पे अटैक करती है। टोमोजिका अपनी मार्शल आर्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे फौरन मार देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक डॉल की और उसके जैसी और भी बहुत सी डॉल्स उनके आसपास मौजूद थी जो कि टोमोजिका पे अटैक करने ही वाली थी। मगर युगिरी सबसे पहले रीजा और फिर उन सभी डॉल्स को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके मार देता है। टोमोजिका उससे पूछती है कि आखिर उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि युगिरी ये आसानी से पता कर सकता था। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब यूकी की एक और मेड का किया धरा है। अब युगिरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस जगह पहुंचता है जहां पर वो मेड, जिसका नाम चेल्सी था, ये सब कर रही थी। चेल्सी युगिरी को देखकर डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। दूसरी तरफ यूकी को भी पता चल गया था कि उसकी एक और मेड वीजा भी मर चुकी है और उसकी दूसरी मेड चेल्सी युगिरी और टोमोजिका से हार गई है और उसने सभी कुछ युगिरी को भी बता दिया है। यूकी अपनी पावर से ये सभी कुछ देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि युगिरी किसी को भी अपनी एबिलिटी से सिर्फ सोच के ही मार सकता है। यूकी को इस सब पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी मेट्स को बताता है कि मुझे युगिरी के बारे में सब कुछ पता चलाना है। दूसरी तरफ इस सब के बाद युगिरी और टोमोजिका नीचे वाले फ्लोर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर बहुत से कॉकरोचेस हमला कर देते हैं। टोमोजिका ये सब देख कर डर जाती है। मोकोमा जानती थी कि ये सब कुछ यूकी का किया धरा है और वो उन पर नजर रखे हुए है। टोमोजिका युगिरी से उन सभी कॉकरोचेस को मारने को बोलती है, लेकिन युगिरी टोमोजिका से कहता है कि उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ वक्त जाया करने की बजाय यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर टोमोजिका उसकी बात मान लेती है और उसके साथ वहां से चलने लगती है। यूकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अब ये सब देख रहा था। वो युगिरी की प्लानिंग देख के हैरान होता है और अपने कॉकरोचेस को युगिरी पे अटैक करने को बोलता है। ये देख के टोमोजिका डर जाती है। युगिरी सोचता है कि यूकी को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। सबसे पहले तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये कंफर्म करता है कि आखिर ये कॉकरोचेस यूकी ने ही भेजे हैं या किसी और ने। जब ये कंफर्म हो जाता है तो वो अपनी दूसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूकी को, जो उस वक्त उसी पैखाने में मौजूद था, मार देता है। लेकिन वो कॉकरोचेस अभी भी जिंदा थे और वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गए थे। युगिरी टोमोजिका को बताता है कि ये सब इतने फास्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब उनका ऑनर जिंदा नहीं रहा। अब ये सब देख के टोमोजिका और ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर युगिरी उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अपने बॉस यूकी को इस तरह मरा हुआ देख के उसकी मेड्स बहुत हैरान थी। स्टिफनी उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूफीमिया जान चुकी थी कि उसका बॉस अब मर चुका है, इसलिए वो वहां से चली जाती है। उस तहखाने से बाहर आने के बाद यूफीमिया को सब कुछ अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ युगिरी और टोमोजिका शहर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन उन्हें बहुत शोर सुनाई देता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शहर तो ज़ॉम्बी से भर चुका है और यहाँ पर हर कोई ज़ॉम्बी बन गया है। टोमोजिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। युगिरी उसे बताता है कि ये ज़ॉम्बीज बहुत आहिस्ता चल रहे हैं और अगर हम एहतियात करें तो बहुत आसानी से शहर से निकल सकते हैं। मोकोमो का भी यही ख्याल था। युगिरी कहता है कि हम इस शहर को नहीं बचा सकते, इसीलिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। अब शहर का मेयर क्वीन लेम के असिस्टेंट मासूकी से मिलता है, जिसने ये सभी ज़ॉम्बीज शहर में छोड़े थे ताकि वो युगिरी और टोमोजिका को पकड़ सके। मेयर उससे ये सब कुछ बंद करने को बोलता है, लेकिन मासूकी उसे कहता है कि मैं जब तक अपने बॉस का ऑर्डर नहीं पूरा करूंगा, मैं ये शहर ज़ॉम्बी से खाली नहीं कर सकता। मासूकी मेयर से शहर की चाबी मांगता है, जिस पर मेयर डरते हुए उसे वो चाबी दे देता है। अब हर तरफ ऐलान होने लगता है कि जो कोई भी युगिरी और टोमोजिका को पकड़ कर लाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा, और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे ज़ॉम्बी बना दिया जाएगा। इस सुन के सभी शहरी काफी डर जाते हैं। अब हर किसी के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो युगिरी और टोमोजिका को मासूकी के पास ले जाए या फिर वो खुद ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ मेयर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मासूकी ये सब कुछ करे, लेकिन मासूकी उसे बताता है कि उसके पास यही एक रास्ता था जिसके जरिए वो युगिरी और टोमोजिका को पकड़ सकता है और अपनी क्वीन लेम के पास ले जा सकता है। दूसरी तरफ टोमोजिका और युगिरी जान चुके थे कि अब उन्हें ज़ॉम्बी से ज्यादा इंसानों से खतरा है, लेकिन टोमोजिका को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें इस तरह क्यों ढूंढा जा रहा है। मगर युगिरी उसे बताता है कि ये सभी कुछ उस सेज की वजह से हो रहा है जिसे उन्होंने मारा था। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें 3 बंदे वहां खड़े देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो उन दोनों को ले जाकर मासूकी के हवाले कर देंगे और खुद को बचा लेंगे। युगिरी उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है।
मगर उनमें से एक जैसे ही आगे बढ़ता है वो युगिरी के मैजिक का निशाना बन के वहीं मर जाता है। टॉमाजिका युगिरी को ये सब करने से मना करती है क्योंकि ये सब करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर युगिरी उसे बताता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये देख के बाकी दो बंदे वहां से भाग जाते हैं। युगिरी फैसला करता है कि वो मासूकी से खुद मिलेगा, मगर वो जब उस जगह पे पहुंचते हैं तो वो जगह काफी डरावनी होती है। आगे जाने पे उन्हें मासूकी एक जगह बैठा दिखाई देता है। युगिरी उसके पास जाके मासूकी के बारे में पूछता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि असल में वही मासूकी है। दूसरी तरफ मासूकी भी नहीं जानता था कि इस वक्त उसके सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि युगिरी ही है। युगिरी मासूकी से ये सब बंद करने को बोलता है क्योंकि ये सब काफी खराब था। मासूकी उससे वहां आने की वजह पूछता है क्योंकि अगर उसने उन्हें मार दिया तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। युगिरी उसे बताता है कि हम प्रेम के जरिए शहर से बाहर जाना चाहते हैं, फिर इन बैरियर्स की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के मासूकी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम ये बात मुझसे कर कैसे सकते हो, क्या तुम इस पोजीशन में हो? जिस पर युगिरी को भी ख्याल आता है कि उसे मासूकी को कुछ ऑफर करना चाहिए। वो मासूकी को बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा और जिंदा रहने दूंगा। अब ये सब सुन के मासूकी को गुस्सा आता है और वो अपनी इमोर्टल आर्मी को युगिरी को खत्म करने को बोलता है क्योंकि उसे लगता था कि पहले से ही मरी हुई आर्मी को युगिरी कैसे दोबारा मार सकता है। मगर युगिरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है, जिससे मासूकी काफी हैरान होता है। वो युगिरी से पूछता है कि आखिर इन सभी मरे हुए लोगों को तुमने दोबारा से कैसे मारा, जिस पर युगिरी उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि मेरी ताकत सिर्फ जिंदा लोगों को मार सकती है और अगर ये सब मर चुके हैं तो उसका मतलब था कि ये सभी जिंदा थे और मरे हुए नहीं थे। ये सब देख के मासूकी को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी असल फॉर्म में आने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले तो अपनी असल फॉर्म में आ पाता युगिरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम कर देता है। टॉमाजिका युगिरी से कहती है कि क्या तुम अभी इंतजार नहीं कर सकते थे, मैं उसे उसकी असल फॉर्म में देखना चाहती थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। युगिरी वहां खड़े मेयर के पास जाता है जिसको उसने कुछ भी नहीं कहा था। मेयर उससे माफी मांगने लगता है और उसे जिंदा छोड़ने की दरखास्त करता है, जिस पर युगिरी उसे तसल्ली देता है और बोलता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा। मेयर उसे बताता है कि ये सभी कुछ वैम्पायर क्वीन के कहने पे किया गया है। तो टॉमाजिका कंफर्म करती है कि क्या उस क्वीन का नाम सियान है, जिस पर मेयर उसे बताता है कि ये शहर एक और वैम्पायर क्वीन लेन के कंट्रोल में है। अब टॉमाजिका कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो इस दुनिया में क्वीन सियान की वजह से आई थी, ना कि क्वीन लेन की वजह से। तो फिर क्या वजह थी कि क्वीन लेन उन्हें मारना चाह। मेयर कहता है कि मैं इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। तभी मोकोमो युगिरी के पास आकर उसे बताती है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। वो देखते हैं कि शहरी उस जगह की तरफ आ रहे हैं जहाँ इस वक्त टॉमाजिका और युगिरी खड़े हैं। दरअसल वो सभी शहरी अपने होश में नहीं थे और उनकी स्पिरिट्स को उस वक्त क्वीन लेन कंट्रोल कर रही थी। क्वीन लेन ने ना सिर्फ मासूकी के जरिए वहां पर ज़ॉम्बीज की पूरी एक फौज भेजी थी, बल्कि उस शहर के लोगों की स्पिरिट्स पे भी कब्जा कर लिया था। युगिरी को अपनी एबिलिटी की वजह से वहां पे मौजूद हर शख्स से खतरा महसूस हो रहा था क्योंकि वो ये जान सकता था कि हर कोई उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ आ रहा है। तभी मेयर मासूकी की बॉडी को चेक करता है कि कहीं ये सब मासूकी का किया धरा तो नहीं। वो मासूकी से शहर की चाबी लेके उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है ताकि वो बैरियर्स को एक्टिवेट करके सभी लोगों की जान को बचा सके, अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो गया था। चाबी एक्टिवेट नहीं हो रही थी। तभी मेयर को पता चल गया था कि क्वीन लेन ही ये सब कुछ कर रही है। दूसरी तरफ क्वीन लेन शहर से बाहर खड़े होकर अपने जादू का इस्तेमाल कर रही थी और एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर शहर की तरफ भेज रही थी। उसके पास यूकी की वही सर्वेंट यूफेनिया जो उसकी बॉडी को ऐसे ही छोड़ के तहखाने से बाहर आ गई थी, उस वक्त क्वीन लेन के पास खड़ी थी। वो क्वीन लेन को समझा रही थी कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। वो बताती है कि युगिरी में सिर्फ यूकी की जगह का पता चला कर इतने फास्ट कैसे ही उसे मार पिया था। जिस पर क्वीन लेन उससे पूछती है कि आखिर ये युगिरी कितना ताकतवर है, तो यूफेमिया उसे बताती है कि वो एक सेज से भी ज्यादा ताकतवर है। यूफेमिया क्वीन लेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन क्वीन लेन अपना इरादा नहीं बदलती। क्वीन लेन जान गई थी कि युगिरी की ताकत उससे बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ युगिरी और टॉमाजिका को अब सभी शहरियों ने घेर लिया था। टॉमाजिका युगिरी से पूछती है कि क्या तुम ये नहीं पता लगा सकते कि इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है और फिर उसे मार दो ताकि इन सब की जान को कोई भी खतरा ना हो और ये हमें भी कुछ न कहें। जिस पे युगिरी उसे बताता है कि ये सभी यूकी वाले मामले से बहुत मुख्तलिफ है। इसके बाद युगिरी एक एक करके उन सभी को अपनी ताकत के जरिए मारने लगता है। अब शहरियों को इस तरह मरता देखते मेयर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और ये सब युगिरी को भी रियलाइज हो जाता है और मेयर को अपने पास आने को बोलता है। दूसरी तरफ क्वीन लेन युगिरी को पता चलाए बगैर उसको मार देना चाहती थी,
इसीलिए वो अपनी एक क्लोन बनाती है जो हवा में उड़ने लगती है और उस क्लोन से अपनी बहुत सी और क्लोन्स भी बना देती है। अब वहाँ पर बहुत सारी क्वीन लेन मौजूद थी। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर जो क्वीन लेन शहर की तरफ भेज रही थी शहर में दाखिल हो जाता है, जिसको देख के वहाँ मौजूद टॉमी जी का युगिरी और मेयर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर जिस भी चीज को छू रहा था वो चीज गायब हो रही थी। अब युगिरी अपनी डेक इंस्टिंक्ट एबिलिटी के जरिए पता चलाता है कि ये मॉन्स्टर उनको मारने के लिए आया है। क्वीन लेन अपनी सभी क्लोन्स को ये ऑर्डर देती है कि जब वो मॉन्स्टर वहाँ शहर पे हमला करे या फिर खुद मर जाए तो उस सूरत में तुम में भी शहर पे हमला कर देना है, क्योंकि उन सभी क्लोन्स को ये नहीं पता था कि वो युगिरी को मारने वाली हैं। इसलिए युगिरी भी इस बात से बेखबर रहेगा कि वो सभी इसे मारने आई हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस बात का फायदा उठाकर क्वीन लेन उसे आसानी से मार देना चाहती थी। अब उस मॉन्स्टर को देख के टॉमजीता युगिरी से पूछती है कि क्या तुम इसे मार सकते हो, और युगिरी के हाँ कहने पे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन युगिरी ये सब नहीं करना चाहता था। इस सब को सोच के उसे अजीब महसूस हो रहा था। अब वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को मारने का हुक्म देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर जैसे ही मरने लगता है तो आसमान से पूरे शहर पर हर तरफ से अटैक्स होने लगते हैं। अब इस सब में युगिरी सबसे पहले टॉमोजिका को बचाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये अटैक्स मॉन्स्टर के अलावा और कौन कर रहा है। वो समझ गया था कि उस डार्क मॉन्स्टर के अलावा भी कोई मौजूद है जो बगैर टारगेट के वहाँ मौजूद हर किसी को खत्म कर देना चाहता था। टॉमोजिका युगिरी को बताती है कि मैं देख सकती हूँ ये अटैक्स कौन कर रहा है। दरअसल वो एक रेड सूट में मौजूद लड़की है और वो एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैं जो यहाँ पर हमले कर रही हैं। ये सुन के मेयर समझ जाता है कि ये सभी कुछ क्वीन लेन का किया धरा है। टॉमोजिका युगिरी से पूछती है कि क्या तुम उसे मार सकते हो, जिस पर युगिरी बताता है कि वो क्वीन लेन पर अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो बगैर टारगेट के वहाँ मौजूद सभी लोगों पर अटैक कर रही है। अब वो इतनी ज्यादा फास्ट है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। अब इस सबसे पता चलता है कि क्वीन लेन अपने प्लान को अभी तक बहुत कामयाबी से चला रही थी। युगिरी मेयर से पूछता है कि आखिर इनमें से क्वीन लेन कौन है, जिसका मेयर उसे बताता है कि सभी उसकी क्लोन्स हैं। तो उसे क्वीन लेन के पास ये ताकत है तो अपनी जैसी बहुत सी कॉपीज को पैदा कर सकती है, जिस पर युगिरी मेयर को बताता है कि वो ये सब बीट कर सकता है। क्वीन लेन उसे इनडायरेक्टली अटैक कर रही है और इसी वजह से वो क्वीन लेन को मार नहीं पा रहा। इसके बाद मेयर पूरे शहर का नक्शा दिखाता है और बताता है कि इस तरह क्वीन लेन हर जगह पे अटैक कर रही है। दरअसल वो एक ही जगह पर 2 बार अटैक नहीं करती और उसके सभी अटैक्स के दरमियान फासला भी कम नहीं होता। मेयर उन्हें बताता है कि इस पूरे प्लान के जरिए हमें आसानी से पता चल सकता है उसका अगला अटैक किधर होगा, जिससे युगिरी मेयर को बताता है कि वो उस जगह पर पहले ही चला जाएगा जहाँ पर क्वीन लेन अटैक करने वाली है। मेयर उनकी मदद करने के लिए अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। युगिरी टॉमोजिका को वहीं रुकने को बोलता है, मगर टॉमोजिका उसे बताती है मैं क्वीन लेन की क्लोन्स की फास्ट मूवमेंट को आसानी से देख सकती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ चलना होगा। पोकोमो भी युगिरी की मदद करना चाहती थी। उन्हें बताती है कि वो एक सीक्रेट टेक्निक जानती है और इसी तरह मेयर अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करके उन सभी को उस जगह पर भेज देता है। वहाँ पहुंचने के बाद टॉमोजिका और युगिरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। टॉमोजिका युगिरी को उस जगह ले जाती है जहाँ पर क्वीन लेन की क्लोन अब हमला करने वाली है। युगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस क्लोन को मारने का ऑर्डर करता है और स्पिरिट यानी मोकोमो अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक शील्ड बना देती है जो कि उसने उसी डार्क मॉन्स्टर से ली थी। वो शील्ड काफी लचकदार और मजबूत थी। मोकोमो सोचती है कि सिर्फ एक क्लोन को मारने से उनका मसला अभी हल नहीं हुआ, मगर तभी हम देखते हैं कि क्वीन लेन की सभी कॉपीज एक एक करके नीचे गिर रही थी और गायब हो रही थी। तो सब देख के क्वीन लेन भी हैरान थी कि आखिर एक इमोर्टल क्वीन की कॉपीज कैसे मर सकती हैं, जिस पर यूफीमिया क्वीन को कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी ये सब करने से मना किया था। तो इस पर क्वीन लेन उसे बताती है कि मैंने एक ही सेटिंग से वो सभी कॉपीज बनाई थी, मगर अब की बार मैं मुख्तलिफ सेटिंग से अपनी कॉपीज बनाऊंगी ताकि युगिरी उन्हें मार न सके। मगर तभी क्वीन लेन पर एक अटैक होता है जिससे वो अपनी बॉडी को गिरता हुआ महसूस करती है और सोचती है तो उसने अपनी असल बॉडी को यानी उस लड़की को बचा लिया। दूसरी तरफ अब शहर पर कोई भी अटैक नहीं हो रहा था, जिसके बाद युगिरी और टॉमोजिका मेयर के पास जाते हैं ताकि वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो सके। अब हम एक घर देखते हैं जहां पर एक लड़की एक लकड़ी के ताबूत में सोई हुई थी, लेकिन अब वो अचानक से जाग गई थी। उसके हाथ में एक पत्थर था। उसके सामने क्वीन लेन का शैडो आ जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि हमारा प्लान कामयाब हुआ, मैं मर चुकी हूँ, अब मेरे मरने के कारण तुम्हें एक नई जिंदगी मिल गई है। क्वीन लेन उस लड़की को बताती है कि तुम मेरी कुछ समय पहले की वर्जन हो और तुम्हें देख के कोई भी नहीं पहचान सकता कि असल में तुम मेरा ही दूसरा रूप हो और तुम्हारे पास युगिरी को मारने की कोई मेमोरी भी नहीं है, जिसकी वजह से तुम युगिरी से भी बिल्कुल महफूज हो और तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी तरफ मेयर टॉमोजिका और युगिरी को एक गाड़ी तोहफे में देता है ताकि वो वापस जा सके। युगिरी गाड़ी में बैठ के अपने मोबाइल पे गेम खेलने लगता है, जिस पर टॉमोजिका उसे गेम बंद करने को बोलती है ताकि वो आगे बढ़ सके, मगर युगिरी उसे बताता है कि गेम खेलते हुए वो गाड़ी नहीं चला सकता, जिस पर टॉमोजिका ड्राइविंग सीट पे आके गाड़ी चलाने लगती है।
युगिरी गेम खेलते खेलते सो जाता है। अब टोमोजिका से वो गाड़ी जो देखने में काफी बड़ी थी बिल्कुल नहीं चल रही थी। वो युगिरी को जुदाने की बहुत कोशिश करती है मगर युगिरी तो एक ड्रीम देख रहा था जब वो पहली बार अपनी सौतेली माँ और केयर टेकर ओसाको से मिला था और किस तरह वो अपनी फर्स्ट जॉब पर इंटरव्यू के लिए गई थी। जब उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ा कि इस जॉब को करते हुए उसकी मौत भी हो सकती है तो वो वहां से जाने लगती है मगर उस जगह का हेड जिसका नाम योकियो था उसे रोक लेता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलता है जिस पर वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। इसके बाद वो उस रिसर्च लैब के तय खाने में जाते हैं। वहां पर योकियो से बताता है कि तुम्हें एक मॉन्स्टर की ट्रेनिंग के लिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। थोड़ा और नीचे जाने पर वो एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर हर तरफ दीवारों पे कुछ लिखा हुआ था जिसे देख के असाको डर जाती है और योकियो से उस जगह के बारे में पूछती है। योकियो से बताता है कि ये जादुई स्पेल है। इसके बाद वो लिफ्ट में उस जगह जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर कैद था। योकियो से पूछता है कि क्या तुम्हें अल्फा ओमेगा के बारे में मालूम है, जिस पर ओसाको से बताती है वो इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानती। तो योकियो से बताता है कि ये उस मॉन्स्टर का नाम है जिसका तुमने ख्याल रखना है। असाको से पूछती है कि क्या अल्फा ओमेगा किसी ह्यूमन का नाम है तो योकियो से बताता है कि वो कभी भी अल्फा ओमेगा से नहीं मिला और वो पहली बार उस जगह पे जा रहा है। योकियो ओसाको को बताता है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ सोच कर ही किसी की जान दे सकता है, उसे इसके लिए किसी को छूने की भी जरूरत नहीं। अब ये सब सुन के असाको के तो होश ही उड़ जाते हैं तो वो कैसे उस मॉन्स्टर का ख्याल रख पाएगी। जिस पर योकियो से बताता है कि तुम्हारे पास तो टीचिंग लाइसेंस है और तुम किसी भी मॉन्स्टर को आसानी से ट्रेन कर सकती हो और अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो मॉन्स्टर इस दुनिया को तबाह कर देगा। उस मॉन्स्टर को एजुकेट करके ही इस दुनिया को बचाया जा सकता है क्योंकि उसकी ये ताकत कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। इस जॉब के लिए बहुत से लोगों ने इंटरव्यू दिए थे मगर मुझे लगता है कि तुम ही ये काम अच्छे से कर पाओगी। अब उस लोथ पहुंचने पे जहाँ पे वो मॉन्स्टर कैद है योकियो ओसाको को एक पेज देता है। उसे बताता है कि सारी इंस्ट्रक्शंस और बातें यहाँ लिख भी गई हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं क्योंकि इससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। वो उसे गुड लक कहता है और लिफ्ट के जरिए वापस चला जाता है। असाको सामने लगी गेट पे अपना कार्ड स्कैन करती है जिस पर गेट खुल जाता है और वो एक नई दुनिया में दाखिल हो जाती है जहाँ पर सामने उसे कोई भी नजर नहीं आता। वो उस पेज पर बने नक्शे को फॉलो करते हुए उस घर तक पहुंचती है जहाँ पर वो मॉन्स्टर कैद था। दरवाजा खोलने पर उसे कमरे से कुछ शोर सुनाई देता है जिस पर वो कमरे का दरवाजा खोल के देखती है कि सामने एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है कि योकियो ने तो एक छोटे से बच्चे को मॉन्स्टर कह के उसे डरा ही दिया। उस बच्चे को उठाती है और फौरन बाहर ला के जमीन पे पटक देती है क्योंकि उसे इस वक्त बाहर खेलना चाहिए था, जबकि वो अंदर उस कमरे में बैठ के वक्त बिता रहा था। जिस पर वो बच्चा उसकी तरफ अपनी उंगली उठाता है। ये देखकर असाको डर जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि योकियो ने उसे बताया था कि वो किसी को भी सिर्फ सोच के मार सकता है। असाको को लगता है कि अब वो मरने वाली है लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही थी। उस बच्चे ने उंगली इसलिए उठाई थी ताकि असाको के पीछे मौजूद एक शैडो को मार सके जो उस वक्त उस बच्चे को नजर आ रहा था। और असाको उस बच्चे की तरफ देखने की वजह से पीछे मौजूद उस शैडो को नहीं देख सकती थी। वो बच्चा ओसाको को बताता है कि वो एक डीमन था और वो उसे मारने यहाँ पे आया था। ओसाको से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर खेलने के लिए आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा मगर अभी हमें घर जाना चाहिए क्योंकि शाम हो रही है। इस सुन के असाको को भी रियलाइज होता है कि इस वक्त बाहर रहना उनके लिए ठीक नहीं। इसके बाद असाको उस बच्चे को अपना नाम बताती है और फिर उस बच्चे से उसका नाम पूछती है तो वो बताता है कि लैब पे सभी लोग उसे अल्फा ओमेगा कहते हैं पर यहाँ आने से पहले उसका नाम आपका खुशी था। अल्फा ओमेगा उसे बताता है कि उसे इस वक्त भूख लग रही है जिस पे असाको को रियलाइज होता है कि उसके खाने का इंतजाम भी उसे ही करना होगा। जिस पर वो फ्रिज में जाकर चीजों को देखती है लेकिन उसे महसूस होता है कि वह इन सभी में से कुछ भी नहीं बना सकती। तभी एक किचन कैबिनेट में उसे कुछ नूडल्स के डिब्बे दिखते हैं। वो एक डिब्बा अल्फा ओमेगा को खाने के लिए देती है। वो नूडल्स अल्फा को बहुत पसंद आए थे लेकिन असाको अभी भी उसके नाम के बारे में सोच रही थी। वो उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है तो अल्फा उससे पूछता है कि पेरेंट्स इसे कहते हैं। इसका मतलब था कि उसे अपने पेरेंट्स का नहीं पता था। असाको सोचती है कि उसे ही उसका कोई नाम रखना पड़ेगा। उसके चेहरे को गौर से देखती है जिस पर उसे उसका डॉग याद आता है। अब वो फैसला कर लेती है कि वो उसका नाम युगिरी रखेगी। अल्फा अपना नाम सुनने पे असाको को बताता है कि मेरा नाम युगिरी टाकाटो होना चाहिए। अपना सरनेम सुनने पे असाको से कहती है कि तुमने तो मेरा ही सरनेम ले लिया लेकिन ये तुम्हें सूट कर रहा है। अब अंदर ही अंदर असाको को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर युगिरी ने उसका फैमिली नाम अपने नाम के साथ क्यों बोला। इसके बाद असाको से बताती है कि जब किसी से मिला जाता है तो हैंडशेक कैसे करते हैं। दूसरी तरफ अब युगिरी अपने ख्वाब में यहीं तक पहुंचा था कि प्रेजेंट में टोमोजिका उसे उठा देती है और बताती है कि अब वो मजीद गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है। उससे इतना ज्यादा सोने की वजह पूछती है तो युगिरी इससे बताता है कि पिछले शहर में बहुत ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की वजह से उसे अब नींद आ रही है। युगिरी को जब पता चलता है कि वो एक दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं तो वो टोमोजिका से वहां जाने की वजह पूछता है। ये सुन के टोमोजिका को हैरत होती है कि आधा रास्ता तय करने के बाद युगिरी को ये सवाल पूछना क्यों याद आया क्योंकि वो पिछले शहर से निकलने से पहले भी ये सवाल कर सकता था। टोमोजिका को युगिरी की कोई बात नहीं समझ आ रही थी। टोमोजिका उसे बताती है कि हमें अपनी असल दुनिया में वापस जाने के लिए क्विंसियान के पास जाना होगा और इसीलिए हम वहां जा
रहे हैं। मतलब युगिरी को लगता है कि इस सब के लिए कैपिटल सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं। टोमोजिका उसे बताती है कि उनके सभी क्लास फेलोज सयान से मिलने वहां जा रहे हैं, लेकिन युगिरी की बात सुनने के बाद वो रियलाइज करती है कि उन्हें भी यहाँ से वापस होकर कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि वो सयान से मिल सके। अब वो गाड़ी जैसे ही पीछे चलते हैं तो उनकी गाड़ी किसी चीज से टकराती है। बाहर निकल के देखने पे उन्हें पता चलता है कि वहाँ एक ड्रैगन मौजूद है जो जल्द ही अपने मुंह से आग निकाल के उन्हें जला डालेगी। मतलब इससे पहले कि वो कुछ कर पी, युगिरी उसे ऑर्डर करके मार देता है, जिससे टोमोजिका की जान में जान आती है। और तभी बहुत सारी ड्रैगन उन पे हमला करने के लिए आ जाती हैं। ये देखते युगिरी उन सभी को मारने का ऑर्डर करता है। अब वो सभी युगिरी के ऑर्डर करने पे मर जाती हैं। ये देख के टोमोजिका थोड़े सुकून में आती है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा शैडो उन पे साया करता है। ऊपर देखने पे उन्हें पता चलता है कि वो तो एक बहुत बड़े गोल्डन ड्रैगन का शैडो है जो उनके बिल्कुल सामने खड़ा है। अब टोमोजिका युगिरी को उसे मारने को बोलती है। मैं तो युगिरी उसे बताता है कि उसे नहीं लगता कि ये ड्रैगन उन्हें मारना चाहती है। अब ये देख के वो ड्रैगन उन्हें बोलती है कि तुम लोग पास हो गए और वहां से चली जाती है। टोमोजिका ये देख के हैरान हो जाती है कि वो ड्रैगन उनसे अभी बात करके गई है। युगिरी उस ड्रैगन को वापस बुलाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के वो ड्रैगन डर जाती है और उड़ के वापस उनके पास आती है, पर एक छोटी बच्ची का रूप ढाल के जमीन पे खड़ी हो जाती है। ये देख के टोमोजिका हैरान होती है, तो यहाँ पे तो ड्रैगन्स भी अपनी फॉर्म चेंज कर सकती हैं। वो बच्ची उन्हें कहती है कि उसे उनसे बात करनी ही नहीं रही, कि उसकी असलियत उन पे ना खुल पी। टोमोजिका उस बच्ची से पूछती है कि तुमने हम पे अटैक क्यों नहीं किया, तो वो बताती है कि मैं तुम लोगों को टेस्ट कर रही थी कि तुम स्वर्ड मास्टर से मिलने के लिए तैयार हो या नहीं। दरअसल उस बच्ची को लगा था कि वो यहाँ पर स्वर्ड मास्टर को मिलने आए हैं, मगर असल में तो वो दोनों सेज सयान से मिलना चाहते थे। और बच्ची उन्हें बताती है कि अगर तुम स्वर्ड मास्टर से मिलोगे तो तुम्हें कोई ना कोई गिफ्ट भी मिलेगा, क्योंकि स्वर्ड मास्टर से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता था। अगर वो लड़की उन्हें बताती है तो स्वर्ड मास्टर भी एक सेज जितनी पावर ही रखता है, जिस पर युगिरी सोचता है कि उन्हें स्वर्ड मास्टर से मिलने से शायद अपनी असल दुनिया की तरफ वापस जाने में कोई मदद मिल सके। टोमोजिका का भी यही ख्याल था कि उन्हें स्वर्ड मास्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें वापस जाने का रास्ता उससे नहीं पता। तभी वो लड़की उन्हें एक ऑफर करती है, या तो तुम स्वर्ड मास्टर से मिलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी असल दुनिया में जाने में हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि भी उसकी ऑफर कबूल कर लेता है, जिस तो वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है और अपना नाम इटेला बताती है। अब अपनी गाड़ी में इटेला के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें स्वर्ड मास्टर ने मिलना था। वहाँ पहुंचने पे उन्हें पता चलता है कि इधर तो पहले से ही बहुत से लोग मौजूद हैं। एडेला बताती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी स्वर्ड मैन हैं। हम लोग डिवाइन किंग के अगले नाइट को चुनने वाले हैं। तभी वहाँ पर स्वर्ड मास्टर आ जाता है। उन लोगों में से एक बंदा युगिरी से कहता है कि तुम गाड़ी से आए हो, इसलिए तुम डिस्क्वालीफाई होते हो। मगर स्वर्ड मास्टर युगिरी को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, जिसके बाद वो ट्रायल शुरू हो जाता है। स्वर्ड मास्टर सभी को कहता है कि मुकाबला शुरू करो, और अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तुम में से कोई भी ना जीत पाया तो मैं सबको फेल कर दूंगा। ये सुन के युगिरी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। मगर स्वर्ड मास्टर से कहीं नहीं जाने देता और बोलता है कि तुम्हें इन सभी लोगों से लड़ना होगा। अब वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी युगिरी पर भी कुछ लोग हमला करने के लिए आगे आ जाते हैं, तो युगिरी अपनी ताकत को इस्तेमाल करके उन्हें मारने वाला होता है। तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक बंदा आ जाता है जो कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। ऐसा बोलने के बाद उन सभी लोगों को मारने लगता है। वो अपने काम में काफी माहिर था, पर सभी को कहता है कि तुम लोग तो स्वर्ड मास्टर की इंटेंशन को समझ ही नहीं पाए। ये एक ट्रायल है जिसमें देखा जाएगा कि नाइट ऑफ डिवाइन के तौर पर तुम सही एक्शन देते हो या नहीं, लेकिन तुम लोग गलत एक्शन ले रही हो। ये सुन के मोकोमो कहती है कि ये बंदा तो काफी स्किल्ड लग रहा है। तभी युगिरी देखता है कि जंगल में मौजूद कुछ लोग उसे जादू के जरिए मारना चाहते हैं, जिस पर वो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करके उन्हीं लोगों को मार देता है। ये देख के वो बंदा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हुआ, जिस पर टोमोजिका अब जैसे तैसे करके उसे युगिरी के बारे में सभी कुछ बताने लगती है। लेकिन टोमोजिको की बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी और उसे लगता है कि ये सब कुछ स्वर्ड मास्टर ने किया है, क्योंकि उन्होंने देख ही लिया होगा कि ये सभी लोग गलत एक्शन लेने वाले थे। इसके बाद वो बंदा युगिरी और टोमोजिका से बात करने लगता है और उनसे पूछता है कि क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ। तभी वहां पर उन्हें आवाज आती है। जब वो देखते हैं तो जमीन पर एक बंदा गिरा हुआ था और वो उन्हें पुकार रहा था। दरअसल उसकी टांगें कटी हुई थी। वो टोमोजिका से वो स्टोन मांग रहा था जो टोमोजिका के पांव के पास पड़ा हुआ था। टोमोजिका वो स्टोन उठाकर उसे दे देती है। वो स्टोन एक कलरफुल स्टोन था। अब उस स्टोन को जोर से दबाने पे वो लड़का अपनी बॉडी को सही कर लेता है और अपने पांव पे खड़ा हो जाता है। अब स्वर्ड मास्टर युगिरी और टोमोजिका को बताता है कि उनके नंबर्स बहुत कम हैं, इसलिए उन्हें उसे फॉलो करना चाहिए। अब वो सभी एक जंगल में जाते हैं। टोमोजिका को समझ नहीं आ रही थी कि अब उन्हें क्या करना है, मगर एटेला चाहती थी कि वो इस गेम को अभी ना छोड़ें और उसने पार्टिसिपेट करें। युगिरी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो कहता है कि हमें सिर्फ स्वर्ड मास्टर से मिलना था, ना कि ये सब करना था। एटेला उससे रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम नेक्स्ट स्वर्ड नाइट बन जाओगे तो मैं तुम्हारी सर्वेंट बन सकती हूँ। मगर युगिरी नहीं चाहता था कि वो मसीह वहां पर रुके, मगर अभी तक उन्हें अपनी दुनिया में जाने की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी।
इसलिए अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो वो केला की बात मान लेते हैं। अब उसे अभी जंगल में चलने लगते हैं। तभी वो लड़का जिसको स्टोन देकर उन्होंने हेल्प की थी अपना नाम बताता है। उसका नाम लाइनल था। अब वो लड़का जिसने यूगिरी को हमले से बचाया था उसका नाम रिक था। लाइनल उन्हें बताता है कि यहाँ पर वो अपनी दोस्त की वजह से आया है। दूसरी तरफ यूगिरी रिक से डिवाइन किंग के बारे में पूछता है तो रिक उसे बताता है कि डिवाइन किंग वो बंदा था जिसने हजारों साल पहले ड्रैगन्स को अपने हाथों से सील कर दिया था, मगर अभी भी उन ड्रैगन्स को छुड़वाने के लिए उनके साथ ही जगह जगह फैले हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ टॉमी का लायनल से स्टोन के बारे में पूछती है तो लायनल उसे बताता है कि जब कुछ समय पहले उसकी किस्मत खराब चल रही थी तो उसको ये स्टोन अपॉलॉजी के तौर पर मिला था और इस स्टोन के जरिए वो अपनी बॉडी के किसी भी जख्मी हिस्से को आसानी से ठीक कर सकता है। अब ये सुनकर टॉमी का मुंह तो खुले का खुला ही रह जाता है। लायनल उसे मजीद बताता है कि जिस दिन उसकी बुरी किस्मत चल रही होती है तो उसे उस रात और अपॉलॉजी स्टोन्स मिलते हैं। वो अपना स्टोन हवा में फेंक के उसे एक फॉर्म में चेंज कर लेता है। बताता है कि मैं ऐसे किसी भी चीज से इसको बदल सकता हूँ। तभी वो सब नोटिस करते हैं कि सामने से कुछ स्टूडेंट्स गायब हो गए हैं, जिस पर एटेला उन्हें बताती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, दरअसल ये एक बरियल है। अब अंदर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आती है, जिस पर मोकोमो उन सबको वहां से आगे चलने को बोलती है क्योंकि वहां पे उसे कुछ अजीब महसूस होता है जिससे लायनल को उल्टी आने लगती है। तो मुजिका मोकोमो से पूछती है कि उसकी तबीयत खराब क्यों नहीं हो रही, जिस पर मोकोमो से बताती है कि तुम मेरी हिफाजत में हो इसीलिए तुम्हारे साथ ये सब नहीं हो रहा। इसके बाद लायनल अपना स्टोन इस्तेमाल करके खुद को ठीक कर लेता है। अभी युगिरी को कुछ अजीब महसूस होता है और वह एटेला से बात करने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो उसे पता चलता है कि एटेला उनके साथ नहीं है क्योंकि वहां पर सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को ही आने की इजाजत थी। दरअसल युगिरी चाहता था कि वो बिल्डिंग के अंदर जाएं, जिस पर अब वो सभी बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अब वो एक लिफ्ट का इस्तेमाल करके उस बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। वहां पर स्वर्ड मास्टर उन्हें उस बिल्डिंग से नीचे देखने को बोलता है, जिस पर उन सबको एक बहुत बड़ा बॉल नजर आता है। स्वर्ड मास्टर उन्हें बताता है कि ये दुनिया का एंड है। अब और से देखने पे टॉमोजीता को पता चलता है कि वहां पर वही मॉन्स्टर कैद है जो हजारों साल पहले होने वाली लड़ाई में डिवाइन किंग ने पकड़ लिया था। इसके अलावा भी वहां पर एक काले कपड़ों वाला आदमी और एक सफेद रंग की कपड़ों वाली औरत भी मौजूद थी और सभी वहां पर फ्रीज थे। टॉमोजीका युगिरी को बताती है कि वहां मौजूद उस लड़की की स्वर्ड उन दोनों के जिस्म में घुसी हुई है। इसके बाद विक बोलता है कि इनमें से एक डिवाइन किंग है और दूसरा वही मॉन्स्टर है जिसको डिवाइन किंग ने पकड़ा था। तभी स्वर्ड मास्टर बताता है कि वही इस बिल्डिंग और इस जगह की हिफाजत करता है। इसके बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेडरिका था और ये वही लड़की थी जिसने लायनल को यहाँ बुलाया था। फ्रेडरिका का ख्याल था कि अगर वो उस बॉल में मौजूद डिवाइन किंग उस लड़की और मॉन्स्टर को मार दें तो वो ये गेम जीत जाएगी। फ्रेडरिका स्वर्ड मास्टर से कहती है कि आज से आपको इस जगह की हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं और साथ ही आग का एक बहुत बड़ा गोला बिल्डिंग से नीचे उस बॉल की तरफ फेंकती है। मतलब उस बॉल पर उस आग के गोले का इतना सा भी असर नहीं होता। स्वर्ड मास्टर बताता है कि इस बॉल के अंदर वक्त बहुत आहिस्ता गुजर रहा है, इसीलिए तुम्हारे इस आग के गोले को उस बॉल के अंदर जाने में हजारों साल लग जाएंगे और उससे वहां मौजूद उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होगा। अब ये सब सुन के फ्रेडरिका हैरान हो जाती है। तभी वो ओल्ड मैन एक लड़की की तरफ इशारा करके सबको बताता है कि आगे क्या करना है वो सब ये लड़की बताएगी। जिस पर वो लड़की उन सबको उनका पहला टास्क बताती है। और टास्क ये था कि उन्हें 24 घंटों के अंदर अंदर उस बिल्डिंग की छत से पहले फ्लोर तक जाना था। जिस पर एक दूसरी लड़की उससे पूछती है कि क्या वो जंप करके जा सकते हैं, जिस पर वो पहली लड़की उन्हें बताती है कि बिल्डिंग के अंदर से उन्हें 100 पॉइंट्स इकट्ठे करने होंगे। अब टॉमोजीका और युगिरी नोटिस करते हैं कि पहले उन्होंने उस लड़की को नहीं देखा था। अब वहाँ और भी बहुत से नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं। अब टॉमोजीका युगिरी से पूछती है कि क्या वो इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकता, जिस पर युगिरी कुछ परेशान दिखता है। टॉमोजीका के पूछने पे उसे उसके कान में बताता है कि वो पहले ही उस मॉन्स्टर को गलती से मार चुका है। अब ये सुन के टॉमोजीका हैरान हो जाती है। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जाके वहां से भाग जाएंगे। उन्हें जाता देख के लिक और लायनल भी उनके पीछे आने लगते हैं, जिस पर फ्रेडरिका लायनल को रोक लेती है और उससे उसका स्टोन मांगने लगती है। लायनल उसे बताता है कि उसका स्टोन सिर्फ उसी पे काम करता है, जिसे सुन के फ्रेडरिका को गुस्सा आता है और वो स्टोन जमीन पे फेंक देती है और लायनल को भी बुरा कहती है। अब वो सभी जैसे ही बिल्डिंग में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो बहुत से लोग मरे हुए हैं। दरअसल वहां पर हर तरफ अंदर आने वालों के लिए ट्रैप्स बिछाए हुए थे और उन ट्रैप्स से अगर कोई गलती से भी टकरा जाता तो इसका मतलब था कि उसकी मौत पक्की। ये देख के उन्हें कुछ सुकून भी आता है। तो यहाँ मौजूद सभी ट्रैप्स इस्तेमाल हो चुके हैं, मगर एक ट्रैप पर लायनल गलती से पांव रख देता है, जिससे एक तीर आके उसकी बॉडी में घुस जाता है। अब लायनल को जख्मी देख के वो तीनों परेशान हो जाते हैं, मगर लायनल अपने स्टोन का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को ठीक कर लेता है, जिस पर टॉमोजीका उसे मशवरा देती है कि तुम्हें इस स्टोन को अपने हाथ के साथ ही बांध लेना चाहिए, दीदी तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है। लायनल को उसका यह मशवरा पसंद आता है। अब वो स्टोन को अपने हाथ के साथ बांध देता है। अब स्टोन को अपने हाथ पर बांधने से लायनल काफी निडर हो गया था और वो हर काम में आगे बढ़ रहा था।
इसके बाद वो एक कमरे के सामने जाकर उसका दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है, लेकिन दरवाजा बंद होने पे उसकी चीखें सुनाई देती हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी को मार रहा है। लेकिन किसी तरह वो दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर जाता है तो उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम टेरिस था। रिक जानता था कि वो पहले से ही एक नाइट है। टेरिस उसे बताती है कि उसने गलती से बहुत से लोगों की जान ले ली थी, जिसकी वजह से वो इस ट्रायल में हिस्सा लेके अपने पॉइंट्स को बढ़ाना चाहती है और अपनी पोजीशन वापस हासिल करना चाहती है। अभी सन देख के रिक सभी लोगों को वहां से भागने को बोलता है, मधु टॉमजीका उन्हें बताती है कि इस कमरे में हर तरफ पतली पतली तारें लगी हुई हैं और यहाँ से बाहर नहीं जाया जा सकता। टेरिस टॉमजीका की ये एबिलिटी देख के उससे मुतासिर होती है, लेकिन उसे अफसोस भी था कि वो उसके ट्रैप से बच गए। अब रिक टॉमजीका और युगिवी को वहां से भागने को बोलता है। अब वो टेरिस से लड़ने का फैसला करता है। ये देख के टेरिस उस पर अटैक करती है। अगर इन सभी को पता था कि टेरिस रिक से ज्यादा ताकतवर है, असल में ये गेम ज्यादा नहीं चलती और युगिरी टेरिस को मरने का ऑर्डर कर देता है, जिस पे टेरिस फौरन मर जाती है। इसके बाद उन्हें वहां पे लायनल का हाफ नजर आता है, जिस पर वो सभी उसकी बॉडी ढूंढने लगते हैं। थोड़ा ढूंढने पे उन्हें लायनल मिल जाता है। लायनल टॉमजीका से वही स्टोन मांगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ग्रुप लीडर 98 फ्लोर पे पहुंच जाती है और ये चारों भी वहीं पे होते हैं। युगिरी सबको मशवरा देता है कि सबको यहाँ पे अलहदा-अलहदा हो जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह उनकी जान को खतरा हो सकता है। अब रिक वहां से आगे चला जाता है, जबकि लायनल एक रूम में आराम के लिए चला जाता है और अपने क्रिस्टल्स का वेट करने लगता है। अब वो वक्त आ ही जाता है जब उसे स्टोन्स मिलने थे और इस बार उसे 10 नहीं बल्कि 100 स्टोन्स मिलते हैं और साथ में एक गिफ्ट भी था। लायनल ये देख के काफी खुश होता है और तभी वहां पे वो क्वीन भी आ जाती है जिसने लायनल को ये स्टोन दिया था। वो बताती है कि आज उसकी एनिवर्सरी है और इसी कारण उसे वो गिफ्ट दिया गया है। वो गिफ्ट ये था कि अब चाहे लायनल जितनी बार मर्जी मर जाए तो इस कमरे में दोबारा से पैदा हो जाएगा। लायनल ये सुन के खुश नहीं होता क्योंकि उसे वो ज्यादा पसंद नहीं थी, मगर वो क्वीन उसकी कोई बात नहीं सुनती और चली जाती है। इसके बाद हमें स्वर्ड मास्टर दिखाया जाता है जो ग्रुप लीडर से सभी के बारे में पूछ रहा था, जिस तो वो लड़की बताती है कि मरे हुए लोगों की बॉडीज अभी तक मरे हुए लोगों की सोल से मैच नहीं कर रही। अब सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक लड़के पे अटैक कर रही थी ताकि वो ये जान सके कि क्या वो लड़का सेज जितनी ताकत रखता है। अब वो अपनी एक आंख पे हाथ रख के अपना गिफ्ट यूज करती है और उसकी ताकत को मैयर करती है। वो उसका नाम भी पता लगा लेती है, जिससे वो लड़का हैरान होता है। दरअसल वो लड़का एक सेज जितनी पावर रखता था और वो भी आसानी से उस लड़की का नाम पता लगा लेता है। इसके बाद वो उस लड़की पे अटैक करता है, जिससे वो लड़की बड़ी आसानी से डॉज कर देती है। अब वो लड़का एक और अटैक करता है, मगर वो भी उस लड़की पे कोई असर नहीं करता। ये देख के वो लड़का काफी हैरान होता है। वो लड़की उसे बताती है कि अगर तुम गॉड के दिए हुए जादू को इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो किस काम का, वो तुमसे वापस ले लिया जाएगा। जिससे वो लड़की अपनी छोटी सी नाइफ निकालती है और उस लड़के का सर उसके जिस्म से उतार देती है। इसके बाद उसकी नाइफ उसे बताती है कि अब उसे टॉमजीका और युगिरी को मारने का मिशन पूरा करना है, क्योंकि उसका ये मिशन तो कंप्लीट हो गया था। ये सुन के उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि अब वो आराम करना चाहती थी, मगर उससे तो अब एक और मिशन मिल गया था। इसके बाद वहां तैत्सु आ जाता है जो उसे बताता है कि वो जंगल में मॉन्स्टर से खुद को बचा बचा के थक गया है, इसलिए वो स्लेपी का सर्वेंट बनना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टॉमजीका और युगिरी जिस कमरे में सो रहे थे वहां पर मोकोमो भी मौजूद थी। मोकोमो की आवाज देने पे टॉमजीका उठती है और ये देख के हैरान रह जाती है कि मोकोमो की आधी बॉडी दीवार के अंदर है। मोकोमो से बताती है कि सभी स्पिरिट्स को एक जगह पे इकट्ठा किया जा रहा है और इसी कारण उसकी बॉडी दीवार में फंस गई है, क्योंकि इस बिल्डिंग की दीवार मुझे अब्सॉर्ब करना चाहती है। युगिरी मोकोमो को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो दीवार मोकोमो पर अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसपे वो अपनी दूसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके मोकोमो को किसी न किसी तरह बचा ही लेता है। लेकिन अब उनमें से किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बिल्डिंग की दीवारें ऐसे अब नॉर्मल एक्ट क्यों कर रही हैं। टॉमजीका युगिरी से कहती है कि अब जो भी तुम्हारे सामने आएगा तुम उसे मार डालना। मतलब युगिरी का कहना था कि उसकी कोशिश होती है कि वो कम से कम लोगों को मारे। टॉमजीका उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि अब तक तुमने मेरी जान बचाने के लिए ही उन सभी को मारा। इस सुन के युगिरी शर्मा जाता है और टॉमजीका से बात बदल के कुछ खाने के लिए लाने को बोलता है। अब हमें वो लड़की दोबारा दिखाई जाती है जिसके पास फैक्सू सर्वेंट बनने के लिए दया था। वो लड़की और फैक्सू अब एक ड्रैगन को देख रहे थे। दरअसल वो ड्रैगन उनके रास्ते में आ जाती है। तब फैक्सू उस लड़की को ड्रैगन से दूर रहने को बोलता है, इन पर फैक्सू को नहीं लगता था कि वो उस गोल्डन ड्रैगन को हरा सकती है, जिस पर वो लड़की बोलती है कि ये ड्रैगन उड़ नहीं सकती। ये कहते साथ ही वो ड्रैगन नीचे गिर जाती है। दरअसल वो लड़की फैक्सू को दिखाना चाहती थी कि वो जो कुछ भी बोलती है वैसा हो जाता है, बस उससे वो सब सच्चे दिल के साथ बोलना होता है। यानी वो किसी भी इवेंट को चेंज करने की एबिलिटी रखती है और यही उसका गिफ्ट था। लेकिन उसकी ये एबिलिटी उन टारगेट्स को फोकस नहीं करती जिनकी किस्मत अच्छी हो। तभी वो ड्रैगन दोबारा से उड़ के वहां ऊपर आती है और फैक्सू
फैट्सू का बाजू खा जाती है, जिस तो वो लड़की सोचती है सिर्फ उस ड्रैगन को मर जाना चाहिए। जिस तो वो ड्रैगन मर जाती है। उस ड्रैगन की बॉडी से उसकी सोल बाहर आकर ड्रैगन की बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन लेके हवा में उड़ जाती है। तभी उस लड़की को हवा में वो टॉवल दिखता है। अब वो फैट्सू को अपने साथ लेकर वहां जाने लगती है ताकि वो युगिरी को ढूंढ सके। लेकिन फैट्सू तो युगिरी से दोबारा कभी नहीं मिलना चाहता था, इसलिए वो रोने लगता है। लेकिन वो लड़की उसकी एक नहीं मानती और उसे अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ युगिरी और टोमोजी का टावर से बाहर निकलने के लिए सभी ट्रैप्स को निकाल रहे थे ताकि वो आसानी से बाहर जा सके। मगर उसी समय उनके सामने एक शख्स आ जाता है और कहता है कि तुम इस तरह आसानी से इन सारे ट्रैप्स को पार करके बाहर नहीं जा सकते। मैंने इन्हें लगाते वक्त बहुत ज्यादा मेहनत की है। वो बताता है कि इस टावर के बाहर बॉल में मौजूद मॉन्स्टर को कैद करने के लिए ही इस टावर को बनाया गया था और तुम इस तरह इस टावर को खराब कर रही हो, इसलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मेरी मेहनत इस तरह जाया करो। ये कहते साथ ही वो युगिरी और टोमोजिका पे हमला करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, युगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इसे मार देता है, जिस पे टोमोजिका युगिरी को बोलती है कि क्या तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकते थे। मगर युगिरी उसे याद करवाता है कि वो उन्हें मारने वाला था, जिस पर टोमोजिका चुप हो जाती है। तो भी युगिरी ठीक कह रहा था। दूसरी तरफ स्वर्ड मास्टर को पता चल गया था कि टावर में मौजूद सभी रिडल्स और ट्रैप्स को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये बात उन्हें पहले नहीं पता चल सकी क्योंकि वो ट्रैक्स एक्टिवेट ही नहीं हुए। उसी समय विक भी अपने 100 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेता है और तभी उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी आग में लायनल दिखता है, जिसके पॉइंट्स उस वक्त 0 थे और उसकी दोस्त फ्रेडरिका उसकी हेल्प करने के लिए वहां मौजूद थी। तभी लायनल एक पार्टिसिपेंट को मार के अपने पॉइंट्स बढ़ा लेता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि युगिरी और टोमोजिका एक स्टेडियम में जाते हैं। वहां पर 2 लड़कियां आपस में लड़ रही थी। उनमें से एक रैबिट गर्ल दूसरी लड़की क्योसीटा से हार रही थी, जिस पर रैबिट गर्ल का ऑनर मासाही को उसे तसल्ली देता है और बताता है कि उसे कौन कौन से मूव्स इस्तेमाल करने चाहिए। युगिरी टोमोजिका से बोलता है कि यहाँ खड़े होने का कोई भी फायदा नहीं, इसलिए हमें यहाँ से जाना चाहिए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि बाहर जाने का दरवाजा तो मासाहिको के पीछे है और क्योसीटा हाफ डीमन है। वो बोलती है कि इससे पहले कि स्वर्ड मास्टर को मेरी असलियत के बारे में पता चले, मैं ये गेम जीत लेना चाहती हूँ। मगर इस सभी में युगिरी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। वो मासाहिको को उन्हें रास्ता देने को बोलता है, लेकिन मासाहिको ने रास्ता नहीं देता और कहता है कि तुम्हें भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए। दरअसल युगिरी और टोमोजिका के पास सिर्फ 6 पॉइंट्स थे। जब मासाहिको को ये पता चलता है तो वो युगिरी पे और ज्यादा जोर देता है कि वो उस लड़ाई में हिस्सा ले और अगर वो ये लड़ाई जीत गया तो वो उन्हें जाने का रास्ता दे देगा। फिर अगर युगिरी ये लड़ाई हार गया तो उसे टोमोजिका मासाहिको को देनी होगी और वो हाफ डीमन भी फिर उसके कब्जे में चली जाएगी। यानी इस तरह उसके पास टोटल 5 सर्वेंट्स हो जाएंगी। अब ये सब देख के युगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने का सोचता है और वो ऐसा ही करता है। वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके उन तीनों लड़कियों को मार देता है, जिसका मतलब है कि युगिरी जीत गया था। अब वो वहां से जाने लगता है, लेकिन मासाहिको उसे जाने नहीं देता और उससे हमला करने का सोचता है, जिसपे युगिरी दोबारा से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे भी मार देता है। तभी क्योसीटा उसे रुकने को बोलती है। वो उससे पूछती है कि क्या इन सभी को उसने मारा है। युगिरी के हाँ कहने पे वो युगिरी से खुद के लिए भी मदद मांगती है, मगर युगिरी नहीं जानता था कि इसे क्या करना चाहिए। जिस पर टोमोजिका युगिरी से कहती है कि कम से कम उसकी बात तो सुन लो। अब वो क्या बात थी, ये अगले पार्ट में ही पता चल पाएगा।